आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। सारे के सारे लोग फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। 12 बजकर ठीक 49 मिनट हुए हैं। तारीख आप जानते हैं, आज है 23 अगस्त 2021। दिस इज 23 ऑफ अगस्त 2021। क्लास पूरी तरीके से लाइव है, जल्दी से मौजूद हो जाइए और याद दिलाइए लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पहुंच चुके थे, उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। जी, हम पढ़ रहे थे मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। हम पढ़ रहे थे मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, और जिसमें हम बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत जो पीरियड रहा 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश, दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली डायनेस्टी हम कवर कर चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश के बारे में, जिसे मामलुक वंश या इलबारी वंश भी कहा जाता है। कैमुर्स गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान हुआ और मैंने आपको बताया कि मलिक फिरोज के ही द्वारा कैमुर्स को सिंहासन से हटाकर उसकी हत्या करवाकर एक नए वंश की स्थापना मलिक फिरोज के द्वारा की गई, जिसे हम खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। और दिल्ली का अगला सुल्तान यही मलिक फिरोज बना, बाय द नेम ऑफ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो आज हम बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में। खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश शासनकाल 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी, 1290 से लेकर 1320 तक। 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक का जो पीरियड रहा वो रहा खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश का। सबसे ही पहला सवाल आपसे पूछेंगे कि बताइए दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासनकाल किस वंश का रहा और विच डायनेस्टी हैड द शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड इन दिल्ली सल्तनत। तो ध्यान रखेंगे, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासनकाल खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश का ही रहा, मात्र 30 वर्ष। दिल्ली सल्तनत में मात्र 30 वर्ष या 30 इयर्स तक शासन किया खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश ने। एंड द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी वॉज, लिखिए, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी, जिसका शासनकाल 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक रहा। 1290 से लेकर 1296 तक शासन किया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। सबसे ही पहला सवाल आपसे पूछेंगे, व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का
वास्तविक नाम क्या था? तो मैंने आपको बताया हिज एक्चुअल नेम वॉज मलिक फिरोज। इसका वास्तविक नाम मलिक फिरोज था। हिज एक्चुअल नेम वॉज मलिक फिरोज। इसका वास्तविक नाम मलिक फिरोज था। ध्यान रखेंगे, जब स्लेव डायनेस्टी को खत्म किया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने या मलिक फिरोज ने, भाई मैंने आपको बताया ये पंजाब का ही इक्तेदार हुआ करता था। ये एक अफगानी किले का ही ये अफगानी एक कबीले का ही सरदार हुआ करता था। बेसिकली ही वॉज अ टर्किश, ये एक तुर्क था। और जब इसने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ बगावत करके दिल्ली सल्तनत का सिंहासन प्राप्त किया, तो ध्यान रखेंगे इसने अपना कोरोनेशन या अपना राज्याभिषेक दिल्ली के किलोखरी नामक स्थान पर करवाया। इसका राज्याभिषेक दिल्ली के किलोखरी नामक स्थान पर हुआ। और ध्यान रखेंगे दिल्ली में किलोखरी नामक स्थान है और वहीं पर है किलोखरी का किला। वहीं पर है किलोखरी का किला, जिसका निर्माण कभी कैकूबाद के द्वारा करवाया गया था। और उसी किलोखरी के किले में ही अपना राज्याभिषेक, अपना कोरोनेशन करवाया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। लिखेंगे ही वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। ही वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वॉज काइंड हु वॉज काइंड टू द हिंदूज। दिल्ली सल्तनत का यह प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के लिए उदार था। हु वॉज काइंड टू द हिंदूज, जो हिंदुओं के लिए उदार था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही शासनकाल में 1293 में हुआ, लिखिए, अटैक ऑन देवगिरी या देवगिरी पर आक्रमण। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के या दिल्ली सल्तनत का आक्रमण या मुसलमानों का आक्रमण देवगिरी पर हुआ। देवगिरी वॉज इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में था देवगिरी। और ध्यान रखेंगे यहां का शासक उस समय हुआ करता था रामचंद्र देव। यहां का शासक रामचंद्र देव था, जो यादव वंश या यादव डायनेस्टी से बिलोंग। तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र और कृष्ण को तत्व वृषभानु की किशोरी है। तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र और कृष्ण को
ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में 1293 में हुआ था। लिखेंगे दैट इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट मुस्लिम अटैक इन साउथ। लिखेंगे इसे दक्षिण में मुसलमानों का प्रथम आक्रमण माना जाता है। सर मैं वेस्ट बंगाल से। ओके। कल पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम्स था। ओके। हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आपके पढ़ाने से ही आया। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री 5। चलो भाई, अच्छी बात है ये तो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको हम पर तभी भरोसा होता है जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं, है ना। और एग्जाम के क्वेश्चन वो आते हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस करे होते हैं। चलो, अल्टीमेटली गोल यही था कि एग्जाम में क्वेश्चन मिलने चाहिए और वो अटेम्प्ट हो जाने चाहिए। वो आपने कर दिखाया। तो चलिए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हुआ। जब रिजल्ट आएगा तो आप मुझे जरूर बताइएगा। विश्वजीत। तो ध्यान रखेंगे, दिस इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट मुस्लिम अटैक इन साउथ। इसे दक्षिण में मुसलमानों का प्रथम आक्रमण माना जाता है। इससे पहले कोई भी मुस्लिम शासक दक्षिण भारत में अटैक करने के लिए नहीं गया था, लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही समय में मुसलमानों का सबसे पहले दक्षिण भारत में अटैक हुआ। जो किस पर हुआ? महाराष्ट्र के देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर, जो यादव वंश से बिलोंग किया करता था। ऐसा कहते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और रामचंद्र देव के बीच में संधि हो गई थी और दोनों के बीच में मित्रता भी हो गई थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ही एक भतीजा हुआ करता था, और हम सब जानते हैं जो इसका दामाद भी था। अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ही एक भतीजा या दामाद हुआ करता था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? ध्यान रखेंगे, हिज एक्चुअल नेम वाज अली गुरशास्प। इसका वास्तविक नाम अली गुरशास्प था, लेकिन यह प्रसिद्ध है इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के नाम से। और ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी को ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा इक्तेदार बनाया गया था। कहां का, किस इक्ते का? तो ध्यान रखेंगे, कड़ा नामक इक्ते का, या जिसे कड़ा मानकपुर भी कहा जाता है। कौन सी जगह थी ये? जो वर्तमान में कौशाम्बी, भाई आप जानते हैं प्रयागराज के पास, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद या प्रयागराज के ही पास पड़ता है कौशाम्बी। उसी को क्या कहा जाता था? कड़ा मानकपुर कहा जाता था या कड़ा कहा जाता था। वहीं के इक्तेदार अलाउद्दीन खिलजी को बनाया गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। लेकिन आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उसकी नजर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सिंहासन पर थी। इसके बाद क्या हुआ? लिखेंगे, इन हिज रूलिंग पीरियड, इसी के शासनकाल में, थर्ड अटैक ऑफ मंगोलॉइड्स वाज हैपेंड। इसी के शासनकाल में मंगोलों का तीसरी बार आक्रमण हुआ। दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का तीसरी बार आक्रमण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में हुआ। पहला हमने पढ़ा था
स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश में बहराम शाह के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का सबसे पहला आक्रमण हुआ था। दूसरा हमने पढ़ा था गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में मंगोलों का दिल्ली सल्तनत पर दूसरी बार आक्रमण हुआ था। और अब ध्यान रखेंगे मंगोलों का तीसरी बार आक्रमण, मंगोलों का तीसरी बार आक्रमण दिल्ली सल्तनत में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में हुआ। तो ध्यान रखेंगे थर्ड इन्वेजन ऑफ मंगोलॉइड्स। मंगोलों का तृतीय आक्रमण। और ध्यान रखेंगे मंगोल सरदार, एक मंगोल सरदार हुआ करता था जिसका नाम था हलाकू। तो ध्यान रखेंगे इसी हलाकू का ग्रैंडसन या पौत्र ही इस मंगोल आक्रमण को अंजाम देने के लिए आया था, या इसी ने यह मंगोल आक्रमण किया था जिसका नाम था अब्दुल्ला। तो ये दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का तीसरी बार आक्रमण था, लेकिन आप जानते हैं मंगोलों की सेना चौथी बार हिंदुस्तान आ रही थी, क्योंकि सबसे पहली बार चंगेज खान के साथ भी मंगोलों की सेना आई थी सिंध तक, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर अटैक करने के लिए नहीं। दिल्ली सल्तनत पर अटैक करने के लिए नहीं, वो तो जलालुद्दीन मंगबरनी को मारने के लिए आया था, चंगेज खान। लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी वॉज सेंट, अलाउद्दीन खिलजी वॉज सेंट टू डिफेंड दैट अटैक। इस आक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भेजा गया। एंड अलाउद्दीन खिलजी डिफीटेड मंगोलॉइड्स। लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को पराजित किया। अलाउद्दीन खिलजी डिफीटेड मंगोलॉइड्स। अलाउद्दीन खिलजी ने इस आक्रमण में मंगोलों को पराजित किया। एज यूजुअल हर बार की तरह मंगोलों की सेना एक बार फिर से पराजित हुई, और इस बार उन्हें पराजित करने का काम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही भतीजे या दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने किया। लेकिन आप जानते हैं पूरी की पूरी मंगोलों की सेना वापस नहीं लौटी। मंगोलों के ही कुछ सैनिक, लगभग 2 से 4 हजार सैनिक दिल्ली सल्तनत में ही रुके, और इन्होंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से दिल्ली में रहने की शरण मांगी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा कि सारे के सारे लोग एक साथ इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए, तो मैं आपको दिल्ली में रहने के लिए शरण दूंगा। सबने एक साथ इस्लाम धर्म कबूल किया, और यही सारे के सारे क्या कहलाए, नवीन मुसलमान या न्यू मुस्लिम्स। और इन्हीं के लिए दिल्ली में एक नगर बसाया गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा, जिसे मुगलपुर कहा जाता है। दिल्ली में मुगलपुर नामक शहर की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की, जो कि आज कहलाता है दिल्ली का मंगोलपुरी, जो आज दिल्ली का मंगोलपुरी कहलाता है। मंगोलों को पराजित करके अलाउद्दीन खिलजी वापस कड़ा मानकपुर पहुंच गया। लेकिन ध्यान रखेंगे इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी, और उसका अब
टारगेट बन गया, अब उसका उद्देश्य बन गया किसी तरीके से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करना। और यही काम किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बिना बताए इसने 1296 ईस्वी में एक बार फिर से देवगिरी पर आक्रमण कर दिया और देवगिरी पर आक्रमण करके वहां से रामचंद्र देव से भारी संपत्ति की लूट की, वहां से लूटपाट करके आया और साथ में रामचंद्र देव की पुत्री यानी कि देवगिरी की राजकुमारी को भी अगवा करके ले आया अलाउद्दीन खिलजी, और सारी का सारा धन लूट कर बिना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बताए कहां पहुंच गया? कड़ा पहुंच गया। और जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को इस बात का पता चला तो वो बेहद नाराज हुआ, वो बेहद क्रोधित हुआ। इसीलिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1296 में अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए कड़ा मानकपुर जाता है, लेकिन वहां पर अलाउद्दीन खिलजी धोखे से हत्या करवा देता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की और उसे सिंहासन से हटाकर डिथ्रोन करके खुद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बन बैठता है अलाउद्दीन खिलजी। लिखेंगे इन 1296 1296 में अलाउद्दीन खिलजी किल्ड जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की। अलाउद्दीन खिलजी किल्ड जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की एंड ही हिमसेल्फ बिकेम द नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, और ये खुद दिल्ली का अगला सुल्तान बन गया। ही हिमसेल्फ बिकेम द नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, और ये खुद दिल्ली का अगला सुल्तान बन गया। कहने का मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारकर ही दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। भाई आप सारे के सारे होशियार लोग हैं, पद्मावत मूवी सबने देखी होगी, यही कहानी दिखाई गई थी और दिल्ली का अगला सुल्तान बना। लिखिए अलाउद्दीन खिलजी, जिसका वास्तविक नाम अली गुरशास्प था। बारह सौ 96 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक दिल्ली का अगला सुल्तान बना अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या मलिक फिरोज का ही बड़ा भाई हुआ करता था शहाबुद्दीन खिलजी। उसी शहाबुद्दीन खिलजी का बेटा हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। जैसा कि आप जानते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में ये काड़ा मानकपुर का ही इक्तेदार हुआ करता था, लेकिन महत्वाकांक्षी होने की वजह से अपने ही चाचा या अपने ही ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करवाकर ये दिल्ली का अगला सुल्तान बना और इसने अपना कोरोनेशन या अपना राज्याभिषेक कहां करवाया? लिखेंगे बलबन के लाल महल में करवाया। बलबन के लाल महल में कोरोनेशन हुआ, राज्याभिषेक हुआ अलाउद्दीन खिलजी का। इतिहासकारों ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा कि अलाउद्दीन खिलजी की शुरुआत धोखे से हुई, इसकी डेवलपमेंट, इसका विकास परोपकारिता से हुआ और इसका अंत हुआ आतंक से। ऐसा इतिहासकार इसलिए कहते हैं क्योंकि शुरुआत में
धोखे से ही अपने चाचा या अपने ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके ये दिल्ली का सुल्तान बना। यानी कि शुरुआत धोखे से हुई। और इनिशियली जो क्रूर नीतियां बलबन जैसे शासकों के द्वारा दिल्ली सल्तनत में चलवाई जा रही थी, उन्हें आकर बंद किया अलाउद्दीन खिलजी ने, और एक उदारपूर्ण काम किया दिल्ली की जनता के लिए, और दिल्ली की जनता का चहेता बन गया अलाउद्दीन खिलजी। और इसकी बारे में जानकारी हमें इसी बात से पता चलती है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही संस्कृत में लिखा हुआ एक अभिलेख मिला है जो कहलाता है जोधपुर इंस्क्रिप्शन, जो कहलाता है जोधपुर अभिलेख। और ध्यान रखेंगे, इन जोधपुर इंस्क्रिप्शन या जोधपुर अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी हैज बीन कंपेयर्ड टू गॉड, अलाउद्दीन खिलजी की तुलना देवताओं से की गई है। जोधपुर अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी की तुलना देवताओं से की गई है, और ऐसा लिखा गया है, ऐसा बताया गया है जोधपुर अभिलेख में कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवतुल्य काम किया था और इसके आने से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। ऐसा लिखित है किसमें? जोधपुर अभिलेख में। लिखिए, ही वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु हैड अ स्टैंडिंग आर्मी। ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी थी। दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना रखने वाला ये प्रथम सुल्तान था। He was first Sultan of Delhi Sultanate who had a standing army. ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी थी। हाँ, एक और चीज, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, घोषणा मैं आपको बता देता हूं, कर देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल यूपी पीईटी का एग्जाम है ना, यूपी ट्रिपल एससी यूपी पीईटी का कल एग्जाम है। आप में से भी कुछ लोग होंगे जो कल का एग्जाम देने के लिए जाएंगे या जिनका कल का एग्जाम होगा, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि ये हिस्ट्री स्पेशल बैच है और मॉर्निंग में पॉलिटी स्पेशल बैच, ठीक है, क्योंकि ये जो बैचेस हैं, है ना, इनको हमने यूपी ट्रिपल एससी लेवल या यूपी पीईटी लेवल को मद्देनजर रखते हुए तो बिल्कुल नहीं बनाया था, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हिस्ट्री स्पेशल और पॉलिटी स्पेशल बैचेस का लेवल है वो काफी ऊपर है किससे? पीईटी लेवल से, यूपी ट्रिपल एससी लेवल से। इसीलिए कल, ठीक है, पॉलिटी स्पेशल की भी क्लास होगी और कल हिस्ट्री स्पेशल की भी क्लास होगी। कल पूरे दिन में सिर्फ यही दो क्लासेस होंगी, पॉलिटी स्पेशल और हिस्ट्री स्पेशल। यदि आप में से कुछ पॉलिटी स्पेशल के स्टूडेंट्स हैं तो भैया ध्यान रखेंगे, कल आपकी पॉलिटी स्पेशल की जो क्लास है वो सुबह 8:15 बजे से लेके 11 बजे तक रहेगी, है ना, लगभग 2.25 घंटे या 3 घंटे, सुबह 8:15 से लेकर या 8 बजे से लेकर 11 बजे तक 3 घंटे पॉलिटी स्पेशल वालों की क्लास रहेगी, ठीक है। और उसके बाद 11 बजे के बाद 2 बजे तक हिस्ट्री स्पेशल वालों की क्लास रहेगी। मोस्ट प्रोबेबली कल आपकी क्लास 11:15 बजे से लेके होगी सुबह और 2 बजे तक। तो कल की क्लास लंबी रखेंगे, पॉलिटी के लिए भी और हिस्ट्री के लिए भी। इसका रीजन क्या है ये भी सुन लीजिए, ठीक है, क्योंकि परसों 25 तारीख है। हाँ जी, कल की क्लास लंबी चलेगी, ठीक है, क्योंकि परसों मैं यहां पर अवेलेबल नहीं रहूंगा, मैं आउट ऑफ दिल्ली रहूंगा, ठीक है। हाँ, एक और चीज आपको बता देता हूं भाई, यदि आप में से कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में बिलोंग या जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है और वो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट या पहलगाम से बिलोंग करता है या श्रीनगर से बिलोंग करता है, तो वो मुझे बता सकता है ना। 25, 26 और 27 ये 3 दिन, ठीक है, मुझे किसी जरूरी काम से जाना पड़ रहा है पहलगाम और श्रीनगर, यानी कि कश्मीर। अचानक से प्लान बना है, इसी वजह से
आप लोगों का ज्यादा नुकसान ना हो, तो मैंने कल आपके लिए लंबी क्लास रखी है, लगभग 3 घंटे कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब 3 दिन आपकी क्लास नहीं होगी, मैं यहाँ पर मौजूद नहीं होऊंगा, तो ध्यान रखेंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 3 दिन जो क्लास नहीं होगी, वो 3 दिन का जो कंटेंट है ना, वो डेली बेसिस पर इसी टाइम, जिस टाइम आपकी क्लास का टाइम होता है, इस टाइम आपको वीडियो फॉर्म में अपलोड भी करवाऊंगा मैं, ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो चलता रहे आगे, वो बढ़ता रहे, उसके बीच में कोई भी पूर्ण विराम या कोई भी अंकुश ना लगे। ठीक है ना। तो कल की क्लास हमने लंबी रख ली है थोड़ी सी, लगभग 3 घंटे की क्लास होगी। कोशिश करेंगे कि कल में दिल्ली सल्तनत का बड़ा पार्ट, या पॉसिबल हो पाया तो दिल्ली सल्तनत को निपटा दें। ठीक है, और उसके बाद 3 दिन जब क्लास नहीं होगी, तो उस 3 दिन में आपको कुछ वीडियोस, 2 क्लासेस का वीडियोस अपलोड करवा दूंगा मैं यहां से। एक विजयनगर और बहमनी एम्पायर, बहमनी साम्राज्य, ठीक है, और इसके अलावा एक सूफी और भक्ति आंदोलन। ये दोनों टॉपिक, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी कम होती है, तो इसीलिए हम उसको वीडियो फॉर्मेट में आपको अपलोड करवा देंगे। लेकिन जो कल की क्लास है वो लंबी रहेगी। जिनका कल एग्जाम है, कोई बात नहीं, आप एग्जाम दीजिए, आप एग्जाम दे के आने के बाद कल की क्लास अटेंड कर लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप लाइव नहीं क्लास देख पाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ाने वाला टीचर बदल जाएगा या कंटेंट बदल जाएगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि 25, 26, 27 तारीख को आपकी क्लास नहीं होगी, इस वजह से कल की क्लास लंबी रखी जा रही है, और 2 टॉपिक्स आपको अपलोड करवाए जाएंगे तब जब मैं यहां पर मौजूद नहीं होऊंगा। ठीक है, तो मैं आउट ऑफ टाउन रहूंगा 3 दिन के लिए। कश्मीर, श्रीनगर। तो यदि आप में से कोई उधर है या उसके आसपास से बिलोंग करता है, तो प्लीज आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी यदि आप मुझसे मिलने आएंगे और हमारी मुलाकात होगी। तो थैंक यू वेरी मच। बैक टू द टॉपिक जी। इसका राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ। जोधपुर अभिलेख में इसे देवताओं के समान बताया गया, इसकी देवताओं से तुलना की गई। और इसके अलावा एक और बात ध्यान रखेंगे, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले स्थायी सेना, सबसे पहले स्टैंडिंग आर्मी अलाउद्दीन खिलजी के ही द्वारा रखी गई थी। और अगला पॉइंट लिखेंगे, ही वॉज फर्स्ट सुल्तान, he was first sultan who started paying salaries to his army। और दिल्ली सल्तनत का ये प्रथम सुल्तान था जिसने सेना में नकद वेतन देने की शुरुआत की। एंड ही वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली who started paying salaries to his army। और ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अपनी सेना में नकद वेतन देने की शुरुआत की। अगला पॉइंट लिखेंगे, अमीर खुसरो वॉज अ फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो नामक प्रसिद्ध कवि हुए। अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबारी कवि या कोर्ट पोएट हुआ करते थे अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबारी कवि हुआ करते थे अमीर खुसरो। अब कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बनते हैं किससे संबंधित, अमीर खुसरो से संबंधित। आपसे पूछेंगे कि बताइए अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के एटा या फिर कासगंज जिले के ही पटियाली नामक ग्राम में जन्म हुआ था किसका, अमीर खुसरो का। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के
एटा या कासगंज में माना जाता है? भाई पहले एटा हुआ करता था, अब उसी से अलग होकर क्या बन गया? कासगंज बन गया, यूपी। और यदि इनकी मृत्यु की बात हो तो इनकी डेथ कहां पर हुई थी? दिल्ली में। अमीर खुसरो को ही हम सब जानते हैं तोताए हिंद या तूतीए हिंद कहा जाता है। इसके अलावा अमीर खुसरो के ही द्वारा सितार और तबला नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया गया था। इसके अलावा ख्याल गायकी को प्रसिद्ध बनाने का काम अमीर खुसरो ने किया। इसके अलावा कव्वाली गायकी भी अमीर खुसरो के ही द्वारा विकसित की गई। इसके अलावा अमीर खुसरो ने ही विकास किया खड़ी बोली का। आप जानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोले जाने वाली बोली ही क्या कहलाती है? खड़ी बोली कहलाती है, जिसका विकास भी अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। अमीर खुसरो के ही द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई जो कहलाती है खमसाए खुसरो, जो कहलाती है खमसाए खुसरो। और आप जानते हैं अमीर खुसरो ने ही कश्मीर को क्या कहा? पैराडाइज ऑफ अर्थ। कश्मीर को पैराडाइज ऑफ अर्थ या धरती का स्वर्ग कहने वाले ही कौन थे? अमीर खुसरो। क्योंकि अमीर खुसरो ने ही कश्मीर की खूबसूरती को देखकर कहा था गर फिरदौस व रूए जमीन अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो अस्त। इसका मतलब अगर धरती पर कहीं भी स्वर्ग है तो वो यहीं पर है, वो यहीं पर है। ऐसा कश्मीर के लिए कहा किसने? अमीर खुसरो ने। और एक और महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, अमीर खुसरो के गुरु दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे, जिन्हें हम जानते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया के नाम से। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया। यही गुरु हुआ करते थे अमीर खुसरो के। हालांकि अमीर खुसरो ने कवि के रूप में अपना करियर तो गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल से ही शुरू किया था, लेकिन ये दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी के थे, इसीलिए हमने इनका जिक्र कहां पर किया है? अलाउद्दीन खिलजी में किया है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कवि के रूप में अमीर खुसरो ने शुरुआत कब से की थी? गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल से की थी। लेकिन ये कोर्ट पोएट, लेकिन ये दरबारी कवि किसके हुआ करते थे? अलाउद्दीन खिलजी के। एक और सवाल आता है कि बताइए दिल्ली सल्तनत के वो कौन से व्यक्ति हैं जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि इन्होंने सबसे ज्यादा सुल्तानों के शासनकाल देखे हैं? ही वॉज ऑल्सो अमीर खुसरो। लिखेंगे ही वॉज कंटेम्परेरी टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली के सर्वाधिक सुल्तानों के समकालीन रहे। He was contemporary to the maximum sultans of Delhi. ये दिल्ली के सर्वाधिक सुल्तानों के समकालीन रहे। नोट कीजिए फटाफट। इसके बाद लिखिए कैबिनेट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी का मंत्रिपरिषद।
कैबिनेट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का मंत्री परिषद। और ध्यान रखेंगे इसके मंत्री परिषद में 4 मुख्य अधिकारी हुआ करते थे। लिखेंगे देयर वर 4 मेन ऑफिसर्स इन हिज कैबिनेट। इसके मंत्रिमंडल में इसके मंत्री परिषद में 4 मुख्य अधिकारी हुआ करते थे। सबसे पहला लिखेंगे, सबसे पहला कहलाता था दीवाने वजारत। लिखेंगे सबसे पहला दीवाने वजारत। दीवाने वजारत जो बेसिकली कहलाया करता था, लिखेंगे वजीर या प्राइम मिनिस्टर। वजीर या प्रधानमंत्री। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखेंगे दीवाने इंशा। दूसरा लिखेंगे दीवाने इंशा जो हुआ करता था, लिखेंगे शाही आदेश का पालन करने वाला। शाही आदेश का पालन करने वाला कहलाता था दीवाने इंशा। अगला लिखेंगे दीवाने आरिज। अगला लिखिए दीवाने आरिज। लिखेंगे ये हुआ करता था सैन्य अधिकारी, आर्मी चीफ। सैन्य प्रमुख या सैन्य अधिकारी या आर्मी चीफ को ही कहा जाता था दीवाने आरिज। और एक नंबर 4 लिखेंगे दीवाने रसालत। अगला कहलाता है दीवाने रसालत जो कौन हुआ करता था, लिखेंगे विदेश विभाग का अधिकारी। जो हुआ करता था विदेश विभाग का अधिकारी। विदेश विभाग के अधिकारी को ही दीवाने रसालत कहा जाता था। इसके बाद लिखेंगे ऑफिसर्स ऑफ द मार्केट्स या बाजारों के अधिकारी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में विभिन्न प्रकार के बाजार हुआ करते थे और उनमें विभिन्न अधिकारी हुआ करते थे। इंशा को क्या कहा जाता था, मैंने बताया था शाही आदेश का पालन करने वाला ही कहलाता था दीवाने इंशा। सबसे पहला लिखेंगे, सबसे पहला लिखिए शहनाई मंडी। सबसे पहले लिखेंगे शहनाई मंडी। जो बेसिकली हुआ करता था, लिखेंगे बाजार अधीक्षक। जो हुआ करता था बाजार अधीक्षक।
दूसरा लिखिए दीवाने रियासत। अगला लिखिए दीवाने रियासत। जो हुआ करता था लिखेंगे बाजार नियंत्रक। जो हुआ करता था बाजार नियंत्रक। अगला लिखिए सराय अदल। अगला हुआ करता था सराय अदल। लिखेंगे जो हुआ करता था न्याय अधिकारी। सराय अदल वॉज बेसिकली द लॉ ऑफिसर या न्याय अधिकारी। अगला लिखिए अगला कहलाता था बरीदे मंडी। अगला कहलाता था बरीद ए मंडी, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं बाजार निरीक्षक। मार्केट इंस्पेक्टर होते हैं जैसे, बाजार निरीक्षक को कहा जाता था बरीद ए मंडी। और एक ध्यान रखेंगे जो कहलाता था मनैयान। जो कहलाता था मनैयान, जो बेसिकली हुआ करता था गुप्तचर अधिकारी। जो हुआ करता था गुप्तचर अधिकारी। हाँ जी। अगला जो कहलाता था गुप्तचर अधिकारी। ये वो कुछ बाजार के अधिकारी हुआ करते थे और ये वो कुछ मंत्री परिषद के सदस्य हुआ करते थे जो अलाउद्दीन खिलजी के ही कैबिनेट या मंत्री परिषद में शामिल हुआ करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द मिशंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों के बारे में। चलिए आज की कहानी को यहीं पर रोकते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी सुबह 11:15 बजे। जैसा कि मैंने आपको बताया 11:15 बजे से लेकर लगभग 3 घंटे की क्लास कल हम रखेंगे और ध्यान रखेंगे उसमें हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के मिशंस के बारे में और कल कंप्लीट करेंगे तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश के बारे में। चलिए सी यू टुमारो। और जिनके कल एग्जाम है उन सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, डू वेल एंड लेट मी नो हाउ वाज योर एग्जाम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।